गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और करंट के बारे में मैं बताया था कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेस पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट इन 1 सेकेंड, किसी एक पॉइंट से 1 सेकेंड में पास की गई चार्जेज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रहा है, इस पर एक अपना विचार ओम्स के द्वारा दिया गया है। उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम बताए थे कि किसी कंडक्टर में, किसी वायर में तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होने के बाद ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा, करंट उतना ही तेजी से पास करेगा, यह कहना है ओम्स का। तो पहला उन्होंने जो सिद्धांत बताया वो बताया कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि I है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? V का। यह फर्स्ट लॉ है ओम्स का। उन्होंने पहला बात बताया कि I V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी किसको सूचित करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही इस वायर में होगा, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ही उत्पन्न होगा, करंट उतना ही तेज गति से पास करेगा। यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घट जाएगा। तो इन्होंने फर्स्ट नियम को लगा दिया, पहला अपना विचार व्यक्त किया। दूसरा बात इसके संबंध में बताया कि किसी रास्ता से अगर आप जा रहे हो तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न होगा, कुछ बाधा उत्पन्न होगा, और जो बाधा उत्पन्न होगा वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो जो होगा उसमें रुकावट डालेगा। कम अगर अवरोध है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट तेज गति से जाएगा। या आप भी मोटरसाइकिल चला रहे हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपका स्पीड धीमा हो जाता है, यानी कि भीड़ भाड़ इलाके में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण आपका मोटरसाइकिल का स्पीड धीमा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रैफिक फ्री आपको रोड मिलता है तो उस पर आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो यह जो अवरोध है, जो रोकता है स्पीड को, करंट को रोकता है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उन्होंने दूसरा बताया, दूसरा पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रिक करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे? I क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है किसका? R का। I R का इनवर्स प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन है। आई V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ चलिए, तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस घटता है तो करंट का बढ़ जाएगा, यानी कि यह इनवर्स प्रोपोर्शन से। यही दो रूल्स ओम्स ने बताया और इसी रूल्स पर उन्होंने बता दिया, दोनों को अगर मिला दे एक में, यानी कि I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, या आप कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर। यह इनका एक फॉर्मूला है जिसमें I वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और I रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इस तरह से V और V, I और R में रिलेशन हमने देख लिया। अब प्रश्न और भी उठता है, प्रश्न उठता है कि किस मटेरियल में कितना रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले, थोड़ा उससे पहले हम देखते हैं कि अगर I और V का ग्राफ बनाना होगा तो ग्राफ का सिचुएशन कैसा होगा। किसी ग्राफ पर अगर वोल्टेज और करंट के माप को दर्शाना होगा तो ग्राफ अगर एक साइड में वोल्टेज लिख दीजिए और एक साइड में करंट लिख दीजिए, तो इसका मान कैसे बढ़ेगा। इसका एक ग्राफ सीधा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितने हिसाब में समानुपातिक है, जितने हिसाब में वोल्टेज बढ़ेगा उतने हिसाब में करंट बढ़ेगा, जितने हिसाब में वोल्टेज बढ़ेगा उतने हिसाब में करंट बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर इसका हम एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन को दर्शाएगा। इसके बाद बताता है कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे देखते हैं। ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे देखेंगे, तो एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए आपको मैं बता दूं, एक्सपेरिमेंटली देखने के लिए आप ओम्स लॉ के लिए एक सर्किट बनाइए। एक सर्किट बना दिए, सर्किट बना दिए, इसमें बल्ब लगा दिए, बल्ब लगा दिए, यहाँ हम एम्पियर लगा दिए, एम्पियर लगा करके इसमें हम सेल लगा दिए, सेल लगा दिए, यहाँ वोल्टेज लगा दिए और यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा करके हम देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि अगर सेल की संख्या बढ़ाते हैं तो वोल्टेज देखते हैं कि कितना बढ़ता है या घटता है। तो सेल जैसे ही बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज जब बढ़ जाएगा तो करंट का मान एम्पियर में देख लेंगे कि एम्पियर में हम देख लेंगे कि कितना बढ़ा, क्या वोल्टेज बढ़ाने से एम्पियर बढ़ा, क्या सेल की संख्या बढ़ा देने से एम्पियर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा। यानी कि इस सर्किट में अगर हम सेल की संख्या बढ़ा देंगे, सेल ही पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करता है, तो वोल्टेज अगर बढ़ा देता है तो एम्पियर भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर V बढ़ता है तो I बढ़ जाएगा, करंट है और यह वोल्टेज है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। यहाँ जो रेजिस्टेंस है, यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है।
इस रेजिस्टेंस को अगर कम बेसी करते हैं, वेरिएबल है ये, इसको कम बेसी हम किया जा सकता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है, रेजिस्टेंस को घटाया जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो एम्पियर के मान घट जाएगा, रेजिस्टेंस को घटाते हैं तो एम्पियर के मान बढ़ जाएगा। तो इस सिस्टम से, इस एक्सपेरिमेंट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाने से एम्पियर का मान बढ़ता है या घटता है। एक प्रश्न और भी है कि गुड कंडक्टर किसको कहें? जो करंट का फ्लो बिना रेजिस्टेंस के कराए, बिना रेजिस्टेंस के, कुछ भी रेजिस्टेंस ना लगे और करंट बड़ी तेज गति से पार हो, तो उसको कहेंगे कि गुड कंडक्टर है, बहुत बेहतरीन कंडक्ट करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन इसमें कह रहा है कि उसके बाद रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे तार, जैसे हम लोग अगर चांदी के तार ले लें, सिल्वर के तार ले लें, तो उसको गुड कंडक्टर माना जाता है। कॉपर को ले लीजिए, गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर एल्युमिनियम लोहा को ले लीजिएगा तो उसमें रेजिस्टेंस कुछ बढ़ जाता है, अवरोध बढ़ जाता है, तो कंडक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। कंडक्टिंग उसमें इलेक्ट्रिसिटी चांदी की अपेक्षा या कॉपर की अपेक्षा लोहा में कम होता है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा तो कंडक्टर के कंडक्टिविटी रुकने लगेगा, कम होने लगेगा। अब इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ते 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 इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाए कि कंडक्टर का कंडक्टिंग पावर 0 हो जाए, तब वैसे मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर अचालक। इंसुलेटर में प्रश्न पूछेगा कभी कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक रेजिस्टेंस हो, तो सर्वाधिक रेजिस्टेंस जिसमें होता है वह इंसुलेटर होता है। बहुत प्लास्टिक क्या है, लकड़ी क्या है, वुड क्या है, वह इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस हाई है और सर्वाधिक रेजिस्टेंस होने के कारण वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराता है। इस तरह से आप गुड कंडक्टर, रेजिस्टेंस और कंडक्टर देख लिया। अब एक चीज और आपका बात उठता है, आगे हमको पढ़ाना है कि रेसिस्टिविटी मतलब किसी कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस अप्लाइड होता है, तरह उसको हम लोग प्रतिरोधकता निकालेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिए। तो करंट सिर्फ वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है कि और कुछ मटेरियल पर निर्भर करता है, इसके संबंध में हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वह कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, यानी किसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा, किस सिचुएशन में प्रतिरोध बढ़ जाएगा, किस सिचुएशन में प्रतिरोध घट जाएगा। तो पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके बाद हमारा है दूसरा पॉइंट है कि लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा है
कहते हैं टेम्परेचर, और चौथा है नेचर ऑफ मटेरियल। यही चार चीज को हम लोग को समझना है, जिसमें खासकर दो मुख्य बातें। पहले तो हम जान गए कि नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या, कि जो मेटल होगा वह कंडक्ट कराएगा, प्रतिरोध कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन इसमें भी हम देखें कि सर्वाधिक कंडक्टिंग पावर किसमें है, तो सिल्वर में। उससे कम क्या है, कंडक्टर। जरा हम देखते हैं, बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जिसमें कंडक्टिंग पावर कम होता है। ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, फिर भी वह कंडक्ट करता है कुछ कम। पानी में भी देखते हैं कि कंडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रहने के बाद पानी, शुद्ध पानी कंडक्टिंग नहीं करता। प्योर वाटर H2O सिर्फ रहेगा तो वह कंडक्टिंग नहीं करेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए कंडक्टिंग पावर घट जाता है। टेम्परेचर घट जाता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। और नेचर ऑफ मटेरियल जान गए। अब ये दो चीज जानना है। तार की लंबाई को अगर बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाइएगा तो तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो लेंथ, आर जो है रेजिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका, लेंथ का। और चलिए इसको यहां लिखते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन से किसका, आर इनवर्स प्रोपोर्शन है किसका, एरिया का। एरिया का इनवर्स प्रोपोर्शन है क्रॉस सेक्शन एरिया। जरा क्रॉस सेक्शन ही बताएंगे तुरंत। और टेम्परेचर, आप टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाइएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। नेचर ऑफ वायर मतलब मटेरियल, तो उसमें लगाना है, किस मटेरियल को लगाएंगे, तो कंडक्टर, सिल्वर उल्वर, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है, सिल्वर कॉपर। लेकिन अगर हम लगा दें कि नहीं लोहा है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण कंडक्टिंग पावर कम हो जाता है। अब हमको सबसे प्रमुख बात देखना है कि मान लीजिए कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस अगर जाना है मोटरसाइकिल लेकर के, और एक यहाँ देखिए कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस आपको जाना है और दोनों रोड की चौड़ाई समान है, 8 फीट वाला है और आपको जाना है। एक में जाना है आपको 20 किलोमीटर और एक में जाना है 100 किलोमीटर। 20 किलोमीटर वाला में हाथ ज़्यादा दर्द करेगा मोटरसाइकिल चलाने में या 100 किलोमीटर में? निश्चित तौर पर 100 किलोमीटर में आपका हाथ दर्द करने लगेगा, 20 किलोमीटर में कम दर्द करेगा। 100 किलोमीटर में क्यों? क्योंकि जितना ही दूर तक जाइएगा बहुत सारे मार्केट बाजार मिलेंगे, आदमी का भीड़ मिलेगा और वह आपके स्पीड को प्रभावित करेगा। ब्रेकर्स मिलेंगे तो आपको वह जो ब्रेकर मिलेंगे, भीड़ भाड़ मिलेगा, बाजार मिलेगा, तो उसमें आपके स्पीड प्रभावित हो रहा है तो वह एक तरह से ब्रेकर है, रेजिस्टेंस है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। यानी कि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो कम दूर तक रेजिस्टेंस होगा। इसमें जहां हमको 100 किलोमीटर में 20 गो
20 शहर मिलते हैं, 20 भीड़ भाड़ वाला इलाका मिलता है, 50 उसमें ब्रेकर मिलते हैं, तो इसमें चलेंगे 20 किलोमीटर में, तो इसमें उसके तुलना में कम ब्रेकर मिलेंगे, कम भीड़ भाड़ वाला इलाका मिलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा। तो इससे समझिए कि जिसकी लेंथ बढ़ जाएगी उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जिसकी लेंथ कम रहेगी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझना है। क्रॉस सेक्शन किसी वायर सिलिंड्रिकल होता है। तो एक सिलेंडर में आप देखे होंगे कि इसमें दो सरफेस होता है, एक कर्व्ड सरफेस होता है और एक प्लेन सरफेस होता है। तो दो प्लेन सरफेस सिलेंडर में होता है। तो तार क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है इसका। और एक और वायर ले लीजिए उतना ही लेंथ की, बराबर लंबाई की, और इसकी मोटाई थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो जो एरिया निकालना है क्रॉस सेक्शन का ये वाला है, यानी कि मोटाई जो तार की है वह क्रॉस सेक्शन की मोटाई है। कल्पना कीजिए कि दोनों बराबर लेंथ में हमको जाना है। ऐसा आपको किसी दो शहर में, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए दो पैरेलल रोड हैं। अब दो पैरेलल, एक रोड की चौड़ाई 8 फीट है और दूसरे रोड की चौड़ाई 50 फीट है। यह हाईवे है और यह सिंगल वे है। तो आप जरा तुलना कीजिए कि आपके गाड़ी का स्पीड किसमें ज्यादा होगा, इस पतला वाला रोड में, सिंगल वे में, या इस चौड़ा हाईवे रोड में। निश्चित तौर पर इस हाईवे रोड पर आपका स्पीड ज्यादा होगा और इस पतला वाला रोड में आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन की एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम, एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम लगेगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो इस वायर से समझ ले कि वायर की मोटाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, और वायर की मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से यह 4 फैक्टर है। लेंथ अगर कंडक्टर की बढ़ा देती है तो कंडक्टर के लेंथ को अगर आप बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ा देते हैं, मोटाई क्रॉस सेक्शन की एरिया बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। अब चलिए दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को एक में मिला दीजिए, यानी कि R रेजिस्टेंस है और L बाई A के बराबर में होगा, लेकिन स्पेशल सिचुएशन में। इस स्पेशल सिचुएशन में R L बाई A के बराबर होगा किसी विशेष परिस्थिति में। और यह विशेष परिस्थिति क्या है? तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अभी यहाँ छोड़ दीजिए। तो नेचर ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल बदल देते हैं तो इसका प्रोपोर्शनल सिचुएशन बदल जाएगा। इसलिए यहाँ हम जिस पदार्थ को लगाते हैं उस पदार्थ के नेचर के लिए एक सिंबल लगाते हैं जिसको रो कहते हैं। रो का सिंबल है ना, यह रो का सिंबल है, रो लगा देते हैं, और R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब A को अगर इधर लाइएगा तो RA बराबर रो L होगा, L को इधर लाइएगा तो RA
बाई एल इज इक्वल टू रो। रो को क्या कहते हैं? इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी का हिंदी क्या होता है? प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। रेसिस्टिविटी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। तो यह किसी विशेष पदार्थ में, किसी विशेष पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या है? RA/L, जिसको हम रो से सूचित करते हैं। अब आ जाइए कि रो यानी कि रेसिस्टिविटी, और इसको रो से सूचित करते हैं। तो ऐसा यूनिट निकालते हैं। मेजरमेंट किस में करेंगे? तो R को हम ओम से सूचित करते हैं। ए को क्या से सूचित करते हैं? मीटर स्क्वायर से। लेंथ को क्या सूचित करते हैं? मीटर से। स्क्वायर और मीटर से कट जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा ऐसा यूनिट। यानी कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट माप जिसमें हम करते हैं वह ओम मीटर है। इस तरह से हम किसी पदार्थ की रेसिस्टिविटी को निकाल लेते हैं। और रेसिस्टिविटी दिया रहेगा तो आप उसमें तार की लंबाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और तार की लंबाई निकाल लीजिएगा। तो इस फॉर्मूला से आप देख लिए कि तार की लंबाई, प्रतिरोध, एरिया आदि निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आज के वीडियो में ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी बताया। मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अवश्य उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि आप हमारी उत्साह को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।